नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम राज्य में ये बात कही जाती थी, लेकिन मोदी राज्य में कहा जाता है मोदी नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर पियार प्रचार न जाए। प्रचार से बढ़कर कुछ है नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये हर बार प्रधानमंत्री साबित कर देते हैं जब आपदा आती है। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं, हर बार जब भी आपदा आई है इस देश में, तब तब प्रधानमंत्री पीआर में व्यस्त हो जाते हैं, अपने प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं। हिमांशु जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और आपने जो ये राम राज्य की बात की और ये बताया है कि भाई कैसे ये हिंदू हृदय सम्राट बनने का प्रयास करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब कुंभ के मेले में हादसा हुआ था, भगदड़ हुई थी, तो क्या ये हिंदू हिंदू हृदय सम्राट गए थे कुंभ में देखने के लिए? कितने लोग हताहत हुए जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे लोग जो है कुंभ जाने के लिए भगदड़ में मारे गए। तो क्या उस वक्त ये गए थे रेलवे स्टेशन पे? नहीं गए थे। ये कहाँ जाते हैं? जहां आम लोग मारे जाते हैं वहां ये कहीं नहीं, कभी नहीं जाते हैं। ये जाते कहाँ है? जहां पे इनको पीआर स्टंट करने का मौका मिलता है और जहां पे संभ्रांत लोग जुड़े रहते। हवाई जहाज एक्सीडेंट में कौन मारे गए? गुजरात के संभ्रांत लोग मारे गए। ठीक है, इधर उधर के भी राज्यों के रहे होंगे जरूर, ठीक है, विदेशी भी रहे, पर ये इंगित करता है कि भाई आपकी जो एक सोच जो है कि कानून के नजर में, शासन के नजर में, प्रशासन के नजर में हर इंसान का जीवन जो है बराबर है वो आपके एक्शन से तो लगता हुआ दिखता नहीं है। आप बातें करते हो कि मैं हूं चौकीदार, और आप चौकीदारी जो है सिर्फ संभ्रांत लोग की करते हुए नजर आते हो। आप बड़े बड़े लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन में यहाँ वहां दिलवाते हुए नजर आते हो। तो ये जो चीजें हैं, ये अब धीरे धीरे करके परतें खुल रही हैं। मोदी जी अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो 25 कैमरा साथ में लेके जाते। ये एक्सीडेंट के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है तो वहां पे 25 अलग अलग एंगल से जो है ना जाने दर्जनों कैमरे जो है उनको ये करते, फोटो लेते हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। ये इमेज मेकिंग, इमेज बनाने का जो प्रयास है वो ठीक नहीं है। जब आम लोग भगदड़ में मरते हैं या आम लोग रेलवे स्टेशन पे मरते हैं, तब तो दूर दूर तक आपका कहीं पे भी कोई मतलब दूर दूर तक आप पाए नहीं जाते। और जब यही चीजें संभ्रांत उसमें होती है तो नजर आता है कि भाई आप सबसे पहले पहुंच रहे हो। ये एक बहुत गलत सिग्नल दे रहा है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहुत एक गलत सिग्नल दे रहा है। देखिए, इस तरीके की घटनाएं मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन बढ़ रही हैं। आप हिमांशु जी गौर कीजिए, सबसे पहले जो है हमारे कुंभ में भगदड़ हुई, उसके बाद में कुंभ में जाने के लिए दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ हुई, उसके बाद में आप देखिए पहलगाम के अंदर में 4 आतंकवादी उन्होंने हमारे लोगों की शहादत ली। फिर उसके बाद देखिए हमने बदले में ऑपरेशन सिंदूर किया, तो 4 दिन में जो है अनकंडीशनल सीजफायर कर दिया गया। किसी को कोई रिस्पांस नहीं दिया गया कि क्यों किया गया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं, हाँ उसमें भी मारे गए। उसके बाद हमने देखा कि कैसे देवा भाऊ के शासन में महाराष्ट्र में लोग लोकल ट्रेन से गिर गिर के मर रहे हैं। ठीक है, जैसे पके आम पेड़ से गिरते हैं वैसे लोग गिर रहे हैं। लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। आप मुंबई मेट्रो इतना हल्ला गुल्ला आपने किया, क्या मेट्रो का फायदा हुआ? पूरे के पूरे आपने जंगल काट डाले यार्ड बनाने के लिए और अब वहां रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आप डेवलप करना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए बेंगलोर में आईपीएल में भगदड़ मच गई। तो ये सारी चीजें, और ये सब हो जाने के बाद और इसके पहले ना जाने अनगिनत असंख्य जो है मेडिकल और दूसरे एग्जामिनेशंस के भर्ती पेपर जो है लीक हुए। ये सारे कार्रवाई में हम देख रहे हैं, ये सारी हरकतों में हम देख रहे हैं कि एक भी व्यक्ति का इस्तीफा नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम टॉप, ऊपर से नीचे जो है, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं पुश करोगे पूरे प्रशासन तंत्र में, पूरे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो मोदी राज्य में हम यही देख रहे हैं कि बड़े से बड़े हादसे हो जा रहे हैं पर कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं, और ये बहुत ज्यादा ही गलत सिग्नल भेज रहा है। आप नीचे के 2-4 लोगों को बर्खास्त कर दो, उससे कोई फायदा नहीं होता। आपने आज तक नहीं बताया कि भाई अनकंडीशनल सीज फायर आपने क्यों किया।
आपका अब वेट करेंगे कि कब आप बताओगे कि भाई ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ था। इनके पास में हर चीज का एक ही इलाज है कि अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग जाओ। इन्होंने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया ये कह के कि प्राइवेट हाथों में जाएगा तो एयर इंडिया जो है और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। हम देख रहे हैं टाटा ग्रुप जो है किस तरीके की एफिशिएंसी लेके आ रहा है। लोगों को पंखे जो है हाथ से जो है हवा लाने के लिए जो है वो ये करना पड़ रहा है, लाने पड़ रहे हैं कागज। तो आप समझिए कि ये जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी से दूर भागना है और प्राइवेटाइजेशन करना है, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में एक सिग्नल दे रही है कि भाई कोई भी हादसा हो जाए, बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और हमारी नौकरी तो चंद दिनों की है, क्योंकि सारी चीजें रेलवे से लेके तो हवाई अड्डे से लेके तो हवाई जहाज सब प्राइवेटाइज हो रहे हैं। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि बेसिक इस देश के अधिकतर हवाई अड्डे अदानी ऑपरेट कर रहा है, जितने भी फ्लाइट्स हैं वो सब प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है। तो गवर्नमेंट के हाथ में है क्या? ये अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि भाई हमको क्या मालूम, प्राइवेट वालों को टाटा से पूछो, अदानी से पूछो कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमको नहीं मालूम। तो ये जो है अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना, ये मोदी शासन का मैं देख रहा हूँ 11 साल से, ये इनके शासन का एक अहम अंग है। ये एक सिंबल है कि ये लोग किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, ये लोग हर चीज में अवसर तलाश भी लेते हैं। अब जैसे मैं 142 लोग प्लेन में सवार थे, 141 तो रहे नहीं। एक शख्स जो कि जिंदा बचा, उसका इलाज 242। हाँ 242 एक शख्स जो जिंदा बचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके इलाज अस्पताल में चल रहा है तो मिलने के लिए गए हुए थे। उस फोटो को शेयर करके एक शख्स लिख रहा है कि देखिए 11A जो उसका सीट नंबर था, उसको प्रधानमंत्री के 11 साल से जोड़ रहा है और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है। मतलब इस चीज में, मतलब इसे क्या कहा जाए, असंवेदनशीलता है, बेशर्मी है, क्या है? मतलब वो शख्स जिंदगी और मौत के बीच से जो है निकल कर आया है और उसका इलाज अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री उससे मुलाकात कर रहे हैं इतने सारे कैमरों के साथ में, और उस पर कोई चाटुकार ये लिखता है कि देखिए 11 साल और 11A जो सीट नंबर था। अब इसे क्या किस तरह से देखें? चाटुकारिता जो है अपने पीक पे है इस देश में, अपने शिखर पे है चाटुकारिता। और इस तरीके की हरकतें करने के लिए बहुत मोटी चमड़ी चाहिए हिमांशु जी, बहुत बेशरम होना चाहिए। जब आप बहुत बेशरम हो गए तभी ऐसी हरकतें करो। तो ये जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चीजें छन छन के बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से अलग अलग एंगल से अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी है ना दिखाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है अब लोगों के अंदर में क्रोध जो है उसका प्रस्फुटन हो रहा है। लोगों ने 8-10 साल ये बहुत तमाशे झेले और यही तमाशों का नतीजा है कि ये 303 से 240 आए। अगले इलेक्शन में 150 पे निपट जाएंगे अगर इसी तरीके की हरकतें इनकी जारी रही। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इनका यह है कि जब तक मैं हूं मजे से शासन करूं, मेरे बाद ये आगे आने वाले 2047 तक शासन में नहीं आए चलेगा, पर मैं तो एकदम मजे से शासन करके निकल जाऊं। इनकी हरकतों से यही दिख रहा है। भाई जब आप किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, आप संसद में किसी भी तरीके का जो है वो भाषण नहीं दे रहे हो, युद्ध जैसी स्थिति हो जा रही है, आप स्पेशल पार्लियामेंट सेशन कन्वीन नहीं कर रहे हो, आप जनता को आके 15 मिनट ऐसी कुछ बोल के चले जा रहे हो, सामने से कोई प्रश्न भी नहीं आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो आप दूसरी पार्टियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। अब कोई भी दूसरी पार्टी शासन में आएगी तो वो देखेगी कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की 140 करोड़ जनता को ही हैज टेकन इट फॉर अ राइड। ये कुछ भी कर ले, जनता में कुछ आक्रोश नहीं आता है, जनता के प्रति जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, तो भी जनता जो है टॉलरेट कर रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो है ये सारी पार्टियां जो सत्ता में आएंगी वो इसी तरीके से बिहेव करेंगी। तो ये बड़ा ही गलत दे रहे हैं ये। जी हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा, ये सीख दे रहे हैं। इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हिमांशु जी, हमको जो आजादी के बाद से 75-80 साल से जिन चीजों पे नाज था, जिन इंस्टीट्यूशंस पे नाज था, इन्होंने अंदर से उन इंस्टीट्यूशंस को सड़ा दिया है।
इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रम्बलिंग। सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, डीआरआई हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, इलेक्शन कमीशन हुआ, ये सारे इंस्टीट्यूशंस पे हमको नाज था। यही इंस्टीट्यूशन जो है चेक और बैलेंस की नीति एक डेमोक्रेसी में मेंटेन करके चल। इन्होंने क्या किया, सारे इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग किया। हमारे जैसे पत्रकार जो कुछ सवाल पूछ सकते थे उनको मीडिया से बाहर किया गया। इनके चाटुकार पत्रकारों की जिनको करोड़ों में सैलरी मिलती, किस बात की मिलती है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। करोड़ों में सैलरी मिलती है, वो इनसे सवाल नहीं पूछते हैं कि साहब आप ये बताइए, आपने रातों रात डीमोनेटाइजेशन किया तो उसके फायदे क्या हुए? नुकसान तो हम 50 आपको गिना देंगे। आपने क्यों किया? पैसा इसी बात का किस तो मिल प्रेशर रहा है में कि किया? सवाल नहीं पूछना है। पैसा शायद इसी बात का हाँ मिल रहा है कि सवाल नहीं पूछना है। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। तो इन सवाल नहीं करते, ये पूछते नहीं कि डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ। डीमोनेटाइजेशन पहला एक एक्सपेरिमेंट था नरेंद्र मोदी द्वारा, जो उन्होंने देखा कि यदि मैं एक तरफा कोई नियम लाता हूं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को मदद करता है और छोटे छोटे मध्यम और छोटे उद्योग जो है नष्ट हो जाते हैं, तो देश में कोई प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा। और उन्होंने देखा कि नहीं, लोगों को तो बड़ा मजा आया। इनकी जो आर्मी है, ट्रोल आर्मी, उन्होंने मैसेज डाला हर जगह कि इस देश में जो अमीर लोग अभी तक लूट रहे थे गरीब लोगों को, उन सब का हिसाब बराबर करने के लिए डीमोनेटाइजेशन। और हमने क्या देखा कि डीमोनेटाइजेशन आने के बाद में लाखों छोटे उद्योग बंद, ठीक है, जो लेबर आर्बिट्राज रहता है वो पूरी तरीके से खत्म हो। फिर हमने देखा 5 अलग अलग टाइप की जीएसटी स्कीम्स आई। एक भी पत्रकार ने नहीं पूछा कि भाई आप ये क्यों लेके आए, इस तरीके की 5 यूनिफाइड जीएसटी क्यों नहीं लेके आए जो दूसरे देशों में है कि भाई 2 तरीके की, एक पे 10% लगा दो, एक पे 20% लगा दो। ये 0%, 5%, 12%, 18%, 35%, ये अलग अलग 40%, पता नहीं कितने अलग अलग परसेंटेज के लेके आए। फिर उसके बाद में इन्होंने देखा पुलवामा का हादसा हो गया। पुलवामा के हादसे में राजनाथ सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी ने इनको कटघरे में नहीं रखा, जिन्होंने रखने की कोशिश की उनको देशद्रोही साबित कर दिया गया। इन्होंने देखा कि राफेल में हम सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला, हम बंद लिफाफे में देंगे, बंद लिफाफे में दिया। देखा पूरे देश में कोई आक्रोश नहीं फैला, वही राहुल गांधी, वही 2-4 लोग बोल रहे, बाकी सब चुपचाप बैठे। फिर इन्होंने एक तरफा गौतम अडानी को बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया कि फॉरेन में हर जगह हल्ला हो गया कि ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म का पीक है। पर इंडिया में कहीं कोई आक्रोश नहीं हुआ। इंडिया में बोला गया कि नेशनलिस्टिक फोर्सेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने फिर जो है रातों रात जो है आपका कोरोना आने पे पूरे देश को बंद कर दिया। पूरे देश को कोरोना आने पे बंद कर दिया। 5 करोड़ लोग जो है जो शहरों में रोजगार कर रहे थे वो धकेल दिए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर। तो ये सब टॉपिक पे कौन से पत्रकार ने सवाल पूछा? और हमारे जैसे पत्रकार जो लिख सकते थे, समझ रहे थे, प्रश्न कर सकते थे, ये सब मेन धारा से बाहर है। आप कहाँ लिखोगे? आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आप यदि लिखना चाहो, बोलना चाहो तो भगवान का शुक्र है और संजय शर्मा जी का शुक्र है कि 4PM जैसा निडर प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने, जहां पे 2500 ऐसे पत्रकार मेरे जैसे जो निडर होके बेबाक होके बात करना चाहते हैं वो आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। अन्यथा प्लेटफॉर्म है कहाँ पे? आप उंगलियों पे गिन सकते हो, 8-10 जगह होंगे, 10-12 प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे, पत्रकार होंगे जो आके बोल रहे हैं। अन्यथा कोई, और जो आके बोल रहे हैं वो भी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। वो शासन की बख्शिया नहीं देना चाह रहे, वो कोई संजय शर्मा जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे, मीडिया नहीं बना रहे, वो आके खुद ही अपनी ब्रांडिंग किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये दिखाता है कि मीडिया कैसे क्षय की तरफ जा रहा है। भाई फाइनली चेक एंड बैलेंस 2 ही जगहों से आती है, 3 जगह से बोल लीजिए। एक आता है लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट या विधानसभा बोल लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के मामले में, दूसरा आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा आता है मीडिया। आपने तीनों को बड़े सिस्टमैटिकली, आप सदन में जाते नहीं हो, सदन की स्पेशल सेशंस लेते नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज थे वो अपने ही कलीग के अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा हुआ कि चीफ जज रिटायर होने के बाद में राज्यसभा मेंबर बन जाए। तो इन्होंने तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं। मीडिया में हम देख रहे सब चाटुकार लोग जिनका आईक्यू लेवल 0 है, जो ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं ना जिनको कुछ समझता है, जिनको बाहर कोई क्लर्क की नौकरी भी नहीं देगा,
ऐसे लोग जो है एंकर और एडिटर बन के बैठे हुए हैं, बाहर की क्लर्क की नौकरी लेने लायक भी नहीं है, इनका नॉलेज कर्व जो है इतना खराब है, पर ये लोग करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है? ये आपके मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को ये बता रहा है कि भाई आप सरकार की चाटुकार बन जाओ, सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़े जाओ, आप पैसा कमा लोगे, आप अपने परिवार के साथ सुख शांति से जियो, सवाल मत पूछो, सवाल पूछोगे तो तुम्हारी बैंड बजा दी जाएगी, नौकरी भी नहीं बचेगी तुम्हारे। तो ये स्थिति है। अब मुझे ये देखना है कि इस देश की जनता कब जागती है। जी हिमांशु। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, मुझे एक तस्वीर याद आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और संसद गए, तब पुरानी संसद हुआ करती थी, तो किस तरह से जमीन पर दंडवत होकर वो प्रणाम कर रहे थे। ये देश उस वक्त समझ नहीं पाया कि प्रधानमंत्री का जो प्रचार तंत्र है वो उसी वक्त से एक्टिव हो गया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने प्रचार ही प्रचार किया है। क्योंकि उस तस्वीर को अगर आज की तस्वीर से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री तो शुरुआत से ही बरगला रहे हैं। देखिए, जो इनके गॉडफादर थे, गॉडफादर जिन्होंने इनको ऐसी जगह पहुंचाया कि आज ये प्रधानमंत्री है, नहीं तो ये जो है ये पता नहीं क्या ही करते जीवन में, मुझे नहीं मालूम। उस व्यक्ति को इन्होंने हाशिए पे धकेल दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को। और लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी के अंदर में एक ही खासियत है कि इज ए वेरी गुड इवेंट मैनेजर। जब इनके गॉडफादर को लोगों ने नहीं सुना, आप सोचिए, तो फिर आप इसमें किसकी मूर्खता मानोगे? लोगों की मूर्खता है भाई। ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अपने आप को बहुत एफिशिएंट बता के। एक एमए हिस्ट्री ऑनर्स के व्यक्ति को आप आरबीआई जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का आप हेड बना दे रहे हो, और आप देखो सितंबर 2024 से लेके जनवरी 2025 के बीच में $70 बिलियन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गायब हो गया। ये सरकार जाएगी तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे, मैं आज आपको बता रहा हूं। ये देश के साथ, पूरे फॉरेक्स के साथ जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ था, पर इसके ऊपर में किसी भी तरीके के आपने देखा कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी हुआ? इस देश में सारी चीजें हश हश हो रही है, और उसका कारण ये है कि देश की विपक्षी पार्टियां जो है हिमांशु जी बहुत कमजोर हो गई है। कांग्रेस के अंदर में ताकत नहीं है कि वो अपने 10 लाख कार्यकर्ताओं को लेके सदन घेर, इनके अंदर ताकत ही नहीं बची। एक लीडर के कंधे पे बंदूक रख के लोग चलाए जा रहे हैं, वो लीडर कहां तक संघर्ष करे, बाकी टीम कहां है कुछ पता नहीं है। चिदम्बरम जैसे बड़े लेखक जो नेता है वो लेखक हो गए, एडिटोरियल लिख रहे हैं। भाई ये तो हमारा काम है। आप जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो आप मलाई खाते हो, आप जाके गृह मंत्री बन जाते हो, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हो। अभी जब संघर्ष करने की बारी है तो आप हमारा रोल ले रहे हो, आप एडिटर बन के काम करते हो। तो जमीन पे कौन लड़ेगा भाई? जमीन पे कौन लड़ेगा? बड़े बड़े नेता जो है मलाई खाने के लिए जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये कांग्रेस में आ जाते हैं, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इतना, क्या बोला जाए, मतलब कौन सी दुनिया में वो लोग रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। भाई आप तो वैसे भी हार रहे हो, आप नए लोगों को मौका दो ना, आप तो वैसे ही खत्म हो गए, तो नए लोगों को मौका दो। क्या पता फिनिक्स टाइप जो है जो ऐश से जो है आपका पुनर्जन्म हो। तो ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियां बहुत कमजोर हो गई, और विपक्षी पार्टियां जो है वो लोगों की तरफ देख रही हैं आस लगा के कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, बड़े कमजोर हो गए, आप लोग आके कुछ कर। अरे भाई लोग क्यों आएंगे? लोग तो अपनी रोजी रोटी के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। सत्ता में आते हो तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, बड़े बड़े घरों में रहते हो, ऐश सब आप करते हो, और संघर्ष के लिए जनता आएगी, कैसे आएगी? तो हिमांशु जी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इस देश में विपक्ष हो गया बहुत कमजोर, और विपक्षी पार्टी के लीडर्स के अंदर में ना मोटिवेशन है, ना जज्बा है संघर्ष करने का, और ना ही इस देश की मीडिया के अंदर में, पत्रकारों के अंदर में रीढ़ बच गई है कि वो अपने मालिकानों की आंखों में आके डाल के देखे, बोलेंगे लात मारते हो तुम्हारी नौकरी को, ये खबर जो है गलत खबर है, मैं नहीं इसको प्रेजेंट करूंगा। इस देश में रह ही नहीं गए ऐसे पत्रकार। कुछ हमारे जैसे लोग जो है जो लात मार के नौकरी को निकले, बाकी सबकी हैसियत नहीं है कि वो इस तरीके के काम कर सके। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा, विपक्षी आंदोलन का रूप देता है। इस देश ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब यदि विपक्ष चाहता है कि इन चीजों का पूर्ण जोर विरोध हो तो उसको सड़क पे आना हो, और यदि वो अपने घर में बैठ के और कोर्ट केस करके और एडिटोरियल पेपर्स में लिख के करना चाहते तो करे भैया, कुछ नहीं, कुछ बदलने नहीं वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। संसद से लेके सड़क तक विपक्षी पार्टियों को संघर्ष करना होगा। विपक्षी पार्टियां जब तक सड़कों पे नहीं उतरेंगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। जी मंशु।
अमित शाह जी कह रहे थे इस घटना को लेकर कि ये हादसा है, ये तो हादसा हो जाता है, इसमें इस्तीफा मांगना कहीं से सही नहीं है। इस्तीफा तो किसी बात पर, किसी मुद्दे पर नहीं हो रहा है, और इस्तीफा अगर मांग लिया जाता है तो विपक्ष को उल्टा घेर लिया जाता है। अब बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे मतलब एक लीडर जो काफी नॉलेजेबल हैं, उनको उनको मुद्दों की समझ है, वो जब प्रधानमंत्री की आलोचना करते तो उनको हाशिए पर धकेल दिया जाता है। यानी कि वो पार्टी में हो या फिर मीडिया में हो या फिर वो विपक्ष में हो, कोई भी हो, उसको डरा धमका कर साइडलाइन कर दिया जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। एक ही काम होगा, वो होगा प्रधानमंत्री का प्रचार, ना ही किसी का इस्तीफा होगा आगे, ना ही किसी का पीछे इस्तीफा होगा। ये सच्चाई है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी तो अकेले वन मैन आर्मी, उनकी तो बात छोड़ ही दो। ये तो मोहन जी भागवत जैसे सुरमाओं को ये ठिकाने लगाने में लग गए हैं, जिसके पीछे इतना बड़ा सॉलिड फाउंडेशन, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो बोल रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा जो है वो फेयर होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा तो आप उनके ऊपर चिल्लाने लग जा रहे हो। अब वो बोल रहे हैं कि जाति प्रथा का खत्म होना चाहिए, तो आप चिल्लाने लग जा रहे हो। तो जब आपकी मदर ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं आप सुन रहे हो, तो आपकी मेरी क्या औकात है और सुब्रमण्यम स्वामी की क्या औकात है भाई? हमारी कोई बिसात ही नहीं है। जब आप अपने ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को निपटा रहे हो, उनकी नहीं सुन रहे हो, तो आप किसी की भी इस देश में नहीं सुनोगे। अब जो है, इनफैक्ट आपको बता रहा हूं, जितना विपक्षी पार्टियां इनको अपोज नहीं कर रही स्ट्रांगली, उससे ज्यादा आरएसएस इनको अपोज कर रहा है। अन्यथा 1.5 साल में अभी तक बीजेपी प्रेसिडेंट इन्होंने अपने किसी व्यक्ति को बैठा दिया रहता, तो इनको तो अंदर से भी विरोध मिल रहा है। अंदर से विरोध मिलने के बाद भी ये मीडिया के मालिकों के साथ और अपनी ट्रोल आर्मी के साथ बैठ के इन्होंने एक ऐसा समा बांध दिया है कि इस देश में एक ही व्यक्ति है, वो है नमो नमो। आप जाप करते रहो, जाप करते रहो। ठीक है, इसको पहले हम बोला करते थे गुंडागर्दी, कि आप जो है अपना हंटर चला रहे हो और बाकी सबको जो है लेवल कर रहे हो। आप सबको जो है एकदम दरिंदा ये बुलडोज कर दे रहे हो। अब इस चीज को बोला जाता है कि नहीं, ये है पॉपुलिस्ट लीडर, ये जो है ये बहुत ही गैल्वनाइजिंग, बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है। पहले इसके लिए एक ही शब्द होता था, गुंडई करना, शुद्ध गुंडई, गुंडागर्दी करना। और अब जो है, अब करिश्मा, अब अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी के खूबियां बता के जो है आप इनको बढ़ा रहे हो। आज मुझे बताइए, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ है? इतना बढ़िया एचआरडी मिनिस्टर। आप सोचिए कि भैया अबुल कलाम आजाद जी जिस पोजीशन को सुशोभित किए हैं, ठीक है, उस पोजीशन को सुशोभित इन्होंने किया है, और वन ऑफ द फैंटास्टिक एचआरडी मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी। कहाँ है आज? किसी को नहीं पता। लाल कृष्ण आडवाणी जिसने इस पार्टी को खड़ा किया, वो कहाँ है? किसी को नहीं पता। नितिन गडकरी जिन्होंने इनके आधे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनका करियर बना दिया है। जेपी नड्डा तो बिलासपुर करके हिमाचल प्रदेश की छोटी सी जगह के विधानसभा मेंबर हुआ करते थे, इनको कहां से कहां पहुंचा दिया गडकरी जी ने। निर्मला सीतारमण को मौका देने वाले गडकरी साहब। तो ये जो लोग जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, सब हाशिए पे लगा दिए गए। मोहन जी भागवत तक बोल रहे तो लोग नहीं, मतलब ये उनको हाशिए पे लगा दे रहे। तो किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी तो कहीं लगते ही नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है हिमांशु जी कि इस जब तक पूर्ण जोर विरोध मीडिया, इस देश की विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस 140 करोड़ की जनता में 81 करोड़ तो बेचारे राशन पे निर्भर हैं। बचे हुए 50-60 करोड़ जो है, उसमें अगर ऊपर के टॉप 1-2 करोड़ निकाल दें आप, तो बाकी सारे के सारे लोग जो है अपना जीवन यापन और परिवार चलाने में लगे हैं। जी, वो निर्भर है नहीं, उनको निर्भर बना दिया गया है। मतलब गरीबी हटाएंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम विदेशों से काला धन ले आएंगे। मतलब सब चीज फेक, सब चीज फेक। सिर्फ एक सच है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रचार। इसके अलावा कुछ भी सच नजर नहीं आता। लोगों को पैरासाइट बना दिया इन्होंने, लोगों को पैरासाइट बना दिया। आप आदिकाल से अगर मानव सभ्यता को रीड करोगे, सोशियोलॉजी को रीड करोगे, हिस्ट्री, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री को रीड करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी बड़ी सभ्यताओं का पतन तभी हुआ है जब अधिकांशतः जनता को मनोरंजन में लगा दिया गया है और उनको पैरासाइट बना दिया गया। उनको फ्री का भोजन मिलता रहे और वो मनोरंजन करते रहे अपना। आज भी वही हो रहा है। रोम साम्राज्य वैसे ही हुआ, ग्रीक साम्राज्य का पतन भी वैसे ही हुआ। ठीक है, मुगल काल भी हमने देखा कि वैसे ही हुआ है। मतलब एक से एक आप जो है नर्तकी और नर्तक देख रहे हो।
तो ये आज वही चीजें नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम कर रही है। तो क्या है, इस देश की बहुसंख्यक जनता जो है वो मनोरंजन में लगी है और फुकड़ का खाना मिल रहा है, संघर्ष जीवन में करना नहीं है, पैरासाइट बन गए हो, परजीवी बन गए हो, तो इन सब चीजों का फायदा उठाया जा रहा है। मुझे डर ये है हिमांशु जी कि नरेंद्र मोदी से सीख लेके अब जो है, जो भी पार्टी आएगी, अगर मान लीजिए भाजपा नहीं आती है या कोई दूसरे दल का नेता आता है, तो वो कहीं नरेंद्र मोदी के फॉर्मूले को जो है लागू करने की कोशिश ना करे कि मैं तो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं रहूंगा। बिल्कुल करेगा राजीव जी। वो एक दूसरे से सीखते हैं और सीखते सीखते, क्योंकि हम आधुनिक हो गए हैं, तो इतना सीखते हैं कि जो बुरी बात है उसको सबसे पहले अपने अंदर ग्रहण करते हैं, क्योंकि कलयुग है। अब कलयुग में तो यही है कि बुरी चीजें ज्यादा हावी होती हैं, तो अच्छाई किसी की नहीं होती है, तो बुरी चीज ज्यादा हावी होगी। और कोई भी कल को पार्टी आए, जैसे कहते थे ना, अरविंद केजरीवाल के मुंह से मैंने सुना कि इस सीट में ही कुछ गड़बड़ी है, ये जो सीट पर कोई बैठता है तो वहीं गड़बड़ हो जाता है। तो वो सीट का मैटर है, जिसके पास पावर होगी वो अपना तानाशाही अपनाएगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एक तरफ पे, यही गलतफहमी जो है ये जितने भी गल्फ स्टेट के जो शासक थे उनको हो गया था। एक सब्जी वाला वेंडर, सब्जी बेचने वाला बौजाई, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा, अब्दुल्ला बौजाई नाम था उसका, ट्यूनीशिया में उसने अपने आप को आग लगा ली और उसके बाद में जैस्मिन रेवोल्यूशन ट्यूनीशिया में हुआ और पूरे अरब कंट्रीज में अरब स्प्रिंग हो गया। लीबिया में गद्दाफी जो 1969 से शासित था बाहर हो गया। सीरिया गृह युद्ध में चला गया। मिस्र से जो है वो कहाँ गायब हो गए नेता किसी को नहीं पता। ट्यूनीशिया के अली बेन, जहां तक याद आ रहा है ये नाम था, वो गायब हो गए। अनेकों देशों के शासक जो है वो बदल गए, शासक बदल गए। तो ये इस मिथ्य में बैठना कि सीट में ही कुछ गड़बड़ी है ना, ये गड़बड़ी अगर है तो जनता ठीक भी करती है, और जनता जब ठीक करती है तब आपको अपने जान के लाले पड़ जाते, आपको अपनी जान बचाने की जो है वो फिक्र हो जाती। तो देखिए अभी समय जो है, पूरा समय ज्यादा दिन नहीं चलता, लेट अस सी। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि अगर प्रचार पर प्रचार किया जा रहा है और सिर्फ प्रचार ही किया जा रहा है। अब देखिए, इतनी बड़ी घटना थी, विमान हादसा हो गया, 265 लोग इस पूरे हादसे में मारे गए। जो विमान में थे वो तो सारे मारे ही गए, इसके अलावा और भी हॉस्टल पे जिस पर विमान गिरा उसमें भी जो बच्चे थे वो भी MBBS के, वो भी मारे गए। तो इतनी दुखद घटना थी और प्रधानमंत्री के आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा उनको अलग अलग एंगल से शूट कर रहा है और प्रधानमंत्री की वो वीडियो बनकर इंटरनेट पर जा रही है और हर कोई कह रहा है वाह जी वाह मोदी जी, आपने तो कमाल कर दिया, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर गए और आपने इतनी मेहनत करके वहां पर पता नहीं क्या बदलाव कर लिया। अब प्रचार ही है एक तरह का, उसकी फोटो प्रधानमंत्री भी शेयर कर रहे हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब पता नहीं ये कैसी संवेदनाएं हैं कि एक व्यक्ति से जो कि जिंदगी और मौत को देखकर बिल्कुल उसके बीच से बचकर आया है, उससे बातचीत कर रहे हैं और कैमरों के बीच में बातचीत कर रहे हैं। क्या ये बातचीत हल्के में ऐसे खुले में नहीं हो सकती थी जहां कैमरा नहीं हो? अब तमाम सवाल हैं, उठ रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो देंगे नहीं दोस्तों, लेकिन आपको देना पड़ेगा। कमेंट करिए और हमें बताइए कि आखिरकार आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं।